नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। साधना प्लस न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम 4 साल कितने बेमिसाल की दूसरी कड़ी में छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से हमारे संवाददाता अभिषेक झा ने खास बातचीत की, जिसमें धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ 4 साल कितने बेमिसाल पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और एक सवाल छत्तीसगढ़ सहित उन तमाम राज्यों में 2023 में खड़ा है कि वाकई विपक्षी पार्टियां क्या उन सरकारों को चुनौती दे पाएंगी जो सरकारें वर्तमान में उस राज्य में चल रही हैं। साधना प्लस के हमारे इस खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ से 4 साल कितने बेमिसाल, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक जी। कौशिक, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार इन दिनों खास तौर पर 4 साल बेमिसाल की उपलब्धियां मनाने में जुटी हुई है। तो एक बड़ा सवाल विपक्ष की ओर से है, क्या वाकई 4 साल बेमिसाल रहा है, या आपकी ओर से बहुत सारे सवाल हैं? देखिए, हम जब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और 15 साल में इसको विकास की दिशा देने वाले डॉक्टर रमन सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने। छत्तीसगढ़ को पिछड़ा हुआ छत्तीसगढ़ माना जाता था, लोग पलायन करते थे, भरपेट अनाज उनको नसीब नहीं होता था और सड़कों की बदहाली की हालत। बीमारू प्रदेश के श्रेणी में छत्तीसगढ़, इस सबसे निकालने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया और डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश से निकाल करके जो हमारे विकसित प्रदेश कहा जाता है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उस श्रेणी में खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई। आज भूपेश बघेल की सरकार चल रही है और भूपेश बघेल की सरकार में हम 4 साल में यदि छत्तीसगढ़ का तस्वीर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को 10 साल पीछे धकेलने का काम किया है। बड़े बड़े वायदे इनके द्वारा की गई, बड़े बड़े घोषणा पत्र इनके द्वारा जारी किया गया और घोषणा पत्र के अनुसार से छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहनों ने उनको वोटिंग किया, विशाल बहुमत के साथ में उनकी सरकार बनी। 4 साल का समय हो गया है। यदि उनके घोषणा पत्र की मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ कहां पर खड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि हर किसान का कर्जा माफ, कांग्रेस का कहना साफ। केवल अल्प अवधि ऋण कोऑपरेटिव बैंक के उन्होंने माफ किया। आज भी किसानों को नोटिस जारी हो रही है बैंकों के द्वारा। शराबबंदी की बात करने वाले, पूर्ण शराबबंदी की बात करने वाली ये सरकार शराब के नाम से दाएं बाएं अब करने लगे हैं। इनका प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हो रहा है जो कमेटी बनाई गई है। ऑनलाइन शराब इन्होंने बेचना शुरू कर दिया और शराब को एक आय का जरिया इन्होंने बना लिया। बेरोजगारों के भत्ते की बात है, उनको नौकरी देने की बात है, रोजगार देने की बात है। 10 लाख उस समय युवा बेरोजगार पंजीकृत थे, न उनको नौकरी मिली न उनको भत्ता मिला और प्रदेश 25,000 से ऊपर लोगों ने आत्महत्या किया। किसानों के नाम से खुशहाली की बात करते हैं, इनके कार्यकाल में 650 से ऊपर किसान आत्महत्या किए। जिन सड़कों का निर्माण किया गया, जिन स्कूलों का निर्माण किया गया, आज ये सरकार की हालत ऐसी नहीं है कि उन सड़कों का रिन्यूअल किया जा सके, उन स्कूलों का पोताई किया जा सके, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, सरकारी बिल्डिंग हो। आज उसकी दुर्गति आप किसी भी गांव में, शहर में जाके देख सकते हैं। गांव की बात कौन करे, स्कूल में पुराने बिल्डिंग के जो छत टपकने लगे हैं, उस छत को रोकने की स्थिति में नहीं है। एक कमरा के अंदर में 2 क्लास लगाई जा रही है। हमारे जो संविदा कर्मचारी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मितानिन है,
जो अनियमित कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं, एक झटके में इन्होंने कहा कि हम इसका नियमितीकरण करेंगे। आज सब सड़कों पर है, धरना और प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 2018 में सरकार आई, 2019 में 14,500 शिक्षकों का इन्होंने ज्ञापन जारी किया। वाह रे सरकार, उनका सत्यापन हो रहा है 2019 से आज तक। 2022 खत्म हो रही है, लेकिन 2019 के विज्ञापन का 15,000 शिक्षकों की भर्ती सरकार नहीं कर पाई। आज अवसाद में जा रहे हैं, युवा नशे के चपेट में है, और उसके बाद ये गौरव दिवस मना रहे हैं कि दिन दहाड़े जिनको भूंजा जा रहा है, जिनके हत्याएं हो रही है, पेशेवर शूटर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है। किस बात का गौरव दिवस, किस बात का बेमिसाल? तो ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का कहना है कि बीजेपी जितने आरोप लगाती है उसका जो जवाब है वो उपचुनाव है। उपचुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, बीजेपी वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। तो उनका मानना है, क्या माना जाए कि बीजेपी संगठनात्मक दृष्टि से उस तरीके से मजबूत नहीं रह पाई है, या बीजेपी में आक्रामकता में कमी आ गई है, या बीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है सरकार उन्हें नकार दे रही है, या जनता उन मुद्दों पर अब समर्थन नहीं दे पा रही है? जनता समर्थन देगी। बाई इलेक्शन के बारे में आपको मालूम है, लगभग सरकार के पक्ष में, और जिस प्रकार से गुंडागर्दी और पैसों का खेल, शराब का खेल ये सरकार के द्वारा की जा रही है। ये चुनाव जीतना हारना इसका कोई सरकार के लोकप्रियता का मापदंड नहीं है। किशोरों के अपराध में पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ प्रथम नंबर पर है। आत्महत्या में आपका द्वितीय तृतीय स्थान है। अनाचार की घटना में 6वें स्थान पे है। ये मापदंड है कि प्रदेश में अपराध कितनी गति से हो रही है। आज आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से अनाचार की घटनाएं हो रही है, आखिर सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? लगातार लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि लगातार अवसाद में यहाँ के युवक क्यों जा रहे हैं, ये मुख्य प्रश्न है जो सरकार के पास भी इनकी जवाब नहीं है। सरकार का कहना है, आप कह रहे हैं कि सरकार इन तमाम मुद्दों पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं रख पा रही है, अपराध उन्मुक्त तरीके से चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार, पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई हुई, बहुत सारे बड़े नाम आए, और उसके बाद राज्य सरकार का कहना है कि आप केंद्रीय एजेंसियों का, आपकी पार्टी केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए, राज्य सरकार का पैसा रोककर, राज्य सरकार को लगातार हाशिए पर रखकर बीजेपी राजनीति कर रही है। देखिए, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस बात का आरोप हम लोग लगा रहे थे कि 25 रुपए कोयले में टन में ले रहे हैं, सरकार उसको नकार रही थी और ईडी ने उसको साबित कर दिया। थोड़ा खंगाले तो और लोगों को कि कहां से कितना पैसा आ रहा है। आखिर जनता के पसीने के गाढ़ी कमाई का पैसा आज किनको हाथों में है? आईएएस अधिकारी जेल में हो, आईएएस अधिकारी बेल में हो, ये सरकार किस दिशा में जा रही है? छत्तीसगढ़ को कहां ले जा रहे हैं? आज पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की बदनामी हो रही है कि आईएएस जैसे अधिकारी अंदर में जा रहे हैं। ये अपने आप में प्रमाणित है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर छत्तीसगढ़ में है, और जहां विकास होना चाहिए, विकास के बजाय छत्तीसगढ़ के विनाश में लगी हुई है सरकार। मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रहेगी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, यहां के महापुरुषों के सपने को साकार करने के लिए उसको ध्वस्त करने का काम इस भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने किया है। भूपेश सरकार का तो कहना है कि वो तमाम गांव, गरीब, किसान, स्थानीयता, प्रदेश की संस्कृति, लोगों के जो पुराने लोक कलाएं हैं, लोक संगीत हैं, लोक दिनचर्या है, उनको बढ़ावा दे रही है, और केंद्र के माध्यम से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उनका तो कहना है कि साफ तौर पर कि आप उन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। वो तो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की स्थानीयता को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल बीच में भी आया कि कई सारे बयान आए जिसमें
खासतौर पर पिछले दिनों का बयान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं कि उनको राक्षस कहा जा रहा है, राक्षस की प्रवृत्ति वाली बातें की जा रही है। तो जिस तरह की बयानबाजी का दौर है, लगता है कि क्या कांग्रेस हताश है या कांग्रेस आप पर आक्रामक है? कांग्रेस हताश और निराश, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंतर्द्वंद चल रहा है, अब खुलकर के उजागर हो गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जनता अब कांग्रेस से नाराज होने लगी है, अपने विधायकों से नाराज हो रहे हैं। विकास कार्य सारे ठप हो चुके हैं। केंद्र के बदौलत विकास हो रही है, चाहे वो 15 फाइनेंस का पैसा हो, मनरेगा का पैसा हो, डीएमएफ की राशि हो। आज तक पंचायतों को कांग्रेस की सरकार बने 4 साल हो गए, एक नए पैसे की राशि जी नहीं दी, एक नए पैसे की। मैं आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर में, पंचायतों का इन्होंने दमन किया है। जो केंद्र की राशि आ रही है, उस राशि को भी पंचायत निकाल नहीं पा रही है, नगरीय निकाय में नहीं निकाल पा रहे हैं, और पंचायतों के ऊपर दमनात्मक नीति अपनाए हैं। उनको काम करने के बजाय अपनी जो योजना बनाए हैं, प्रेशर डाल करके इनके खजाना खाली है, कंगाल हो गई है छत्तीसगढ़ की सरकार, और केंद्र सरकार की राशियों को उसमें डालने का प्रयास कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यह दमन से चलने वाला नहीं है। आज पूरे प्रशासन ठप हो गई है, कहीं भी कार्य नहीं हो रहा है। कार्य हो रहे हैं तो चाहे वो नेशनल हाईवे हो या केंद्र सरकार के राशियों से जो हमारे जो सड़कें हैं उसमें काम हो रही है, या प्रधानमंत्री सड़क में काम, बाकी कार्य सब बंद हो चुके हैं। और इसलिए जनता का आरोप अपने विधायकों के ऊपर में, इनके विधायक का आरोप मंत्री के ऊपर लगा रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि जान से मरवाने की धमकी दे रहे हैं, विधानसभा में बात आ रही है, और उसके साथ में मंत्री त्याग पत्र दे रहे हैं कि मैं जनता का भला नहीं कर पाया। इससे और क्या सबूत क्या हो सकता है? मंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर में नाराजगी, और एक सिरे से लेकर के विधायक, कांग्रेस विधायक के ऊपर, विधायक मंत्री के ऊपर, मंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर, ये जो नाराजगी है, आज अंतर्द्वंद से कांग्रेस जूझ रही है। अब छुपा हुआ खेल कुछ नहीं है, ये सबके सामने में है। और इसलिए ये हमारे ऊपर, केंद्र के ऊपर केवल आरोप लगाना, अपनी विफलता को छुपाना, और विफलता को छुपाकर केवल केंद्र के ऊपर दोषी ठहराना, इतना ही बच गया है सरकार के ऊपर। केवल 2 काम, एक पत्र लिखना केंद्र सरकार को हर विषय के लिए, और दूसरा जो है उनके ऊपर में एक आरोप लगाना। इतना ही बच गई कांग्रेस के पास में। बाकी पूरा कलेक्टर किसकी समीक्षा कर रहे हैं, कितनी गोबर खरीदी हुई, विकास कार्य की समीक्षा करने के लिए अब कलेक्टर के पास में कोई विषय नहीं है कि कलेक्टर उसकी समीक्षा करे। गोबर की समीक्षा कर रहे हैं, और गोबर जाकर के देखोगे गांव में, इनके गौठान में कोई गौ नहीं मिलेगा, कोई पशु नहीं मिलेगा। इनके गौठान में कोई गोबर की खरीदी नहीं हो रही है। किसी को कहेंगे कि 1 सप्ताह में 1 बार लाना, किसी को कहेंगे कि 2 सप्ताह में 1 बार लाना, लेकिन पेमेंट जारी हो रहा है। उसको भी आगे जांच कराने की आवश्यकता पड़ेगी, और ये भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके भी जांच कराएंगे। मैंने पहले ही कहा है कि लालू के चारा घोटाले से छत्तीसगढ़ का गोबर घोटाला बड़े घोटाला होगा, और मैं बोल नहीं रहा हूं, ये बात साबित होगी। तो इस पर सरकार का कहना है कि जब सरकार की योजनाओं को लेकर आप लोगों के इतने सारे सवाल हैं, तो केंद्र में लगातार इन्हें सम्मान मिल रहा है, इनकी योजनाओं को प्रोत्साहन देने की बात केंद्र कर रहा है, लगातार उन योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाएं करार दे रहा है। तो लगता है कि 2 तरफ से कहीं पर जो आपका संगठन जो जमीनी स्तर पर जिन मुद्दों को लेकर जा रहा है, उन मुद्दों के आगे में कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण या अन्य विषयों को लेकर भी आप लोग लगातार सक्रिय हैं। क्या लगता है कि उन मुद्दों के विरुद्ध कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रदर्शन फंस गया है, वो मेन मुद्दों, जनता के मुद्दों को लेकर के फ्रंट नहीं कर पा रही है, या अन्य मुद्दों को लेकर आ जा रही है? कुछ नई कार्य योजना की जरूरत आपकी पार्टी को? देखिए, हम लोग लगातार सड़कों पे हैं। आप देखे हैं कि कोविड काल गया, और कोविड के बाद में हमने अपना कार्यक्रम बनाया। बड़े कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं, इनके कारनामे को लेकर जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। और अब सरकार घबराई हुई है, जनता भी तय कर लिए है कि 2023 में इनको सबक सिखाएंगे, और इस सरकार को, छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए इस सरकार को बाहर करेंगे। लगभग छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी
अमृत महोत्सव कार्यकाल उनकी जो सपना रही कि हम हर शौचालय बने, हर घर में शौचालय बने, पक्का आवास मिले, टेप नल का पानी पहुंचे, उनके घर में बिजली लगे, उज्ज्वला गैस। हमारे मोदी जी की पैसा आ गई। हमारे मंत्री जी समीक्षा किए जल मिशन का, तो जल मिशन की समीक्षा में क्या है, पूरे हिंदुस्तान में आखिरी नंबर हमारा छत्तीसगढ़ का है, नीचे से नंबर 1 पर है। आप केंद्र के पैसा देने के बाद में उस पैसे का बंदर बाट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे पैसे का। और जो घर में पानी पहुंचना चाहिए, 1 साल का समय बचा है, मतलब आपका सितंबर 23 में इस योजना की पूर्णता हो जाएगी। लेकिन अभी जो घरों में पानी पहुंचाने का काम है, ये सरकार लगातार पिछड़ रही है। प्रधानमंत्री आवास 16 लाख से ऊपर जो गांव के गरीब जनता को मिलने चाहिए, मोदी जी के इस योजना में, ये सरकार में इतनी भी स्थिति नहीं है कि मैचिंग ग्रांट की राशि दे सके, राज्यांश की राशि दे सके। और यदि गरीबों को 16 लाख मकान नहीं मिल रहा है तो उसके कोई दोषी है तो ये कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी है, जिनके कारण में हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों को नहीं मिला। पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ये आवास से वंचित हो रहे हैं। देखिए, एक बड़ा सवाल है, अभी आपकी पार्टी का भी एक बड़ा अधिवेशन होने वाला है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी अपने राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े डेलीगेट्स को बुलाकर एक बड़ा कार्यक्रम करने वाली है। तो चुनावी मशीनरी तो चालू हो गई कि 23 में अब द्वंद्व देखने को मिलेगा। लेकिन लगता है कि बीजेपी के ग्राफ को बढ़ाने के लिए जिस तरीके का फोकस बीजेपी में आपके जो वरिष्ठ पदों पर जो लोग बैठे, पिछले दिनों से देखा है कि पार्टी में परिवर्तन भी हुआ, पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने, नेता प्रतिपक्षी भी नए बनाए गए। तो जो एक आक्रामकता है कहीं ना कहीं, उसको लेकर लगता है कि बीजेपी एक बार थोड़ा सा खुद को वापस से रिफॉर्म करने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा गतिरोध की स्थिति है। नहीं, मुझे लगता है कि अभी तो कुछ दिन हुए हैं बने हुए, आगे चल करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। जहां तक पार्टी में केवल प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं है, जितने हमारे वरिष्ठ हैं, जितने हमारे नेता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे यहाँ वैसे भी साझा निर्णय होता है, कोई एक आदमी उसके कहे कि उसके जवाबदारी है वो निर्णय ले, तो बीजेपी में वो संभव नहीं है। और इसलिए सामूहिक निर्णय के हमारे यहाँ शुरू से प्रक्रिया है। हम योजना बना रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। और इससे कांग्रेस निश्चित रूप से विचलित है, और विचलित होने के कारण में अनर्गल प्रलाप में कांग्रेस लगी हुई है। आरक्षण को लेकर के लंबी चर्चा चल रही है। अभी विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया, तमाम पार्टी, आपकी पार्टी, कांग्रेस, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उसे पास किया, राज्यपाल जी के दस्तखत के लिए गया। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से राज्यपाल जी ने जो प्रश्न मांगे कि भाई इन विषय पर जानकारी, आपको लगता है कि इस प्रश्न के बाद जो बवाल मचा और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो आरोप लगा रही है कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, आप इससे कितना सहमत है कि संवैधानिक पद का विषय क्या लगभग सिग्नेचर हो गई है? देखिए, ये जो कांग्रेस है और कांग्रेस की सरकार संवैधानिक संस्थाओं को लगातार अपमानित करने में लगे और निश्चित रूप से अपमानित कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कि आनंद फानन में विधेयक को लाया गया। विधानसभा के बहस के दौरान भी हम लोगों ने कहा कि आप एक चुनाव को जीतने के लिए इस विधेयक को लाए हैं। आपको मालूम है कि जो 32% का आरक्षण दिया गया था, या ओबीसी का आरक्षण का आपने घोषणा किया था, कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया और लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो गया। आज उससे कोई अलग सीक्वेंस नहीं है कि आज जो आरक्षण लाए हैं और उसको हमने सर्वसम्मति से पारित किया, लेकिन हम लोगों ने कहा कि उसका आधार आप नहीं बता पा रहे हैं, उसका डेटा आप नहीं बता पा रहे हैं कि कल कोई मान लो कोर्ट में चले जाए और कोर्ट में चले जाए और कल आरक्षण में फिर इसी प्रकार की स्थिति कोर्ट के द्वारा निर्मित हो। उससे अच्छा यह है कि पूरे उसमें जो कमियां हैं उनको ठीक करना चाहिए और आरक्षण का लाभ हमारे लोगों को जिनके लिए आरक्षित है उनको मिलना चाहिए। और इसलिए ये तो संवैधानिक प्रमुख है, जो 10 बिंदु दिया गया है
मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसको जवाब देना चाहिए। तो सर्वसम्मति से कि आप लोग की मजबूरी थी? हमारी कोई मजबूरी नहीं, हम आरक्षण के पक्ष में हम लोग रहे हैं। 32% आरक्षण भाजपा ने दिया, कांग्रेस ने इतने समय तक मध्य प्रदेश में रहा और यहां छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, ये नहीं दिए 32% आरक्षण। 32% आरक्षण तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने दिया, और 32% आरक्षण देने के बाद में उसको न्यायालय में चैलेंज करने का काम इनके लोग गए। ओबीसी को 27% से घोषणा किए, अध्यादेश जारी किए, विधेयक नहीं लाया, और कौन गए? कांग्रेस के सहयोगी गए, और उसके बाद में उनको कांग्रेस के द्वारा सम्मान दिया गया, मंत्री का दर्जा दिया गया। तो आरक्षण के विरोधी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है कि कांग्रेस है? ये नहीं चाहते थे उनको आरक्षण मिले, इसलिए कोर्ट में इनके द्वारा भेजा गया, और कोर्ट से जब निर्णय आया तो आज मैं समझता हूं कि उसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। और इसलिए जब महामहिम जी उसको 10 बिंदु में भेजे हैं, तो महामहिम को अधिकार है जानने का कि कल कोर्ट में जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, इनका आधार क्या होगा कि कोर्ट में चुनौती ना दिया जा सके। इसलिए यदि वो भेजे हैं तो मैं समझता हूं कि इनको बौखलाने के बजाय, पार्टी बनाने के बजाय, अपमानित करने के बजाय इनको जवाब देना चाहिए, और जवाब देकर के उनको संतुष्ट करना चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ सभी को मिल सके। हम आरक्षण के पक्ष में हैं। कांग्रेस ने आरक्षण नहीं दिया, उन्होंने उनके आरक्षण को लुटवाने का काम किया। हम लोगों ने अपनी सरकार में आरक्षण को दिए हैं, और आगे भी इस आरक्षण उनको मिले, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं, और हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। आरक्षण के पेच में युवाओं का भविष्य फंस गया। कई सारी रोजगार की वैकेंसीज निकली थी, सब ड्रॉप आउट है, उसके बाद लगातार प्रदर्शनों का दौर है। लगता है कि दोनों पार्टियों की रस्साकसी या आरक्षण पर जो पेच फंसने की स्थिति आई, इसने कहीं ना कहीं प्रदेश को थोड़ा सा बैक में खड़ा कर दिया। निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, और नुकसान के जवाबदार जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आनंद फानंद में लाए, और कोर्ट का यदि निर्णय नहीं आया होता तो उनको आरक्षण का लाभ अभी मिलते रहता। ये इनके द्वारा उनको कोर्ट में भेजा गया। तो आरक्षण को यदि आज वंचित हुए हैं तो ये बोले कि हमारी जवाबदारी नहीं है या हमने नहीं किया, तो जो लोग कोर्ट में गए उसको सम्मानित किसने किया? और सम्मानित करके आप क्या बताना चाहते हैं? आरक्षण चुनावी एजेंडा है, इनका आरक्षण चुनावी एजेंडा। लेकिन हम लोग जो आरक्षण दिए थे, उस आरक्षण का लाभ लंबे समय तक लोगों को मिला है। यदि कोर्ट में नहीं गए होते तो निश्चित रूप से अभी भी मिलते रहता, और इसलिए आगे कोर्ट में चुनौती न हो। जो प्रश्न भेजे गए हैं, मैं समझता हूं उसका समाधान होना चाहिए, और सरकार की तरफ से उसकी बातचीत भी होनी चाहिए, जवाबदारी भी होनी चाहिए, और जवाबदारी के साथ में आगे उस पर दस्तखत भी हो सके और लाभ भी मिले। ये हम चाहते हैं, पहले भी हमने दिया है और आगे भी हम उसके पक्षधर रहेंगे। राहुल गांधी की यात्रा से बौखला गए, इसलिए आप लोग जगह जगह उसको एक अलग तरीके से नजरिए से पेश कर रहे हैं। कहीं पर आप पूरी कांग्रेस पार्टी को कुछ बोलती है देशद्रोही, धर्मद्रोही, इस तरह के तमाम नामों से प्रदर्शित। देखिए, हम लोग न उनके यात्रा से परेशान हैं, न भारत कहीं पर टूटा हुआ है, टूटी हुई है कि उसको जोड़ने का काम वो करे। उनको तो एक लाइन में हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो के बजाय आप उसको कांग्रेस जोड़ो। ये यात्रा आपको बनानी चाहिए। आज भारत मजबूत स्थिति में है, लोकतंत्र कायम है, और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लोग यहां बोल रहे हैं, इमरजेंसी नहीं लगा है, आपातकाल नहीं लगा है कि संविधान का गला मरोड़ने का काम जो किया जाए। ये तो केवल कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, और कांग्रेस जोड़ो यात्रा में मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे चुनाव हुए, चुनाव में उनके मुखिया दिखे नहीं, उनके खड़गे जी प्रचार प्रसार किए। इतना तो उनको स्वीकार करना चाहिए कांग्रेसियों को कि हमने अध्यक्ष बनाए हैं, तो हमारे अध्यक्ष के कारण में एक प्रदेश हम जीते। ये तो बधाई उनको देते हैं, और उल्टा श्रेय लेना शुरू कर दिए हैं कि प्रियंका जी के कारण हम जीत गए, भूपेश बघेल के कारण में जीत गए। मतलब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई औचित्य नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का इन्होंने जितना मेहनत किया उसका कोई महत्व आपके सामने में नहीं है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि मुखौटा मत बनाओ उसको, और ये मुखौटा घोषित करना चाहते हैं। लेकिन गुजरात की जनता ने जवाब दिया, और गुजरात में स्थिति क्या बनी
इतने प्रचार करने के बाद में आप नेता प्रतिपक्ष बनाने के लायक भी आपको सीटें नहीं मिली। जो लोकसभा में स्थिति हुई है वो गुजरात में स्थिति हुई है। तो ये भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो है, लेकिन ठीक से कांग्रेस को भी जोड़ने में नहीं जोड़ पा रहे हैं, उसमें भी ये लोग असफल साबित हुए हैं। जहां तक कोरोना प्रोटोकॉल की बात है, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, हम सब लोगों को मालूम है, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना का विस्तार कहां से हुआ है और आज लोगों की मृत्यु लगातार वहां हो रही है। कोरोना का वहां पर विस्तार, कोरोना लगातार वहां पर डसने का काम कर रही है, उसका विस्तार पुनः न हो। और यदि विस्तार हुआ तो हम देखें कि छत्तीसगढ़ में कितने लोग मरे, उनके आंकड़ा भी ये पेश नहीं कर पाए हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान को बचाने की जरूरत है। और यदि उन्होंने कहा है कि कोविड के नियम का पालन करें तो उसमें गलत क्या है? कल यदि कुछ हो गई तो ये उल्टा सरकार के ऊपर में आरोप लगाएंगे कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि वो जारी किए हैं तो यात्रा बिल्कुल नहीं रोकनी है उनको, यात्रा रोकने की जरूरत भी नहीं है, हिदायत भी नहीं है स्वास्थ्य मंत्री जी का। उनका तो केवल इतना ही है कि कोविड के नियमों का यदि प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित होगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।